बेसिकली रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। ये एनसीईआरटी की एक हेडिंग है, पहले थी 2 साल पहले तक, अब हटा दी गई है। ठीक है, तो व्हाट इज रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, बेसिकली जो कैटाइन है ना, ये जनरली छोटे होते हैं और एनाइन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, और इन दोनों के साइज का जो रेशियो आता है उसको हमने कह दिया है रेडियस रेशियो। तो व्हाट इज रेडियस रेशियो? इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ साइज ऑफ कैटाइन टू द साइज ऑफ एनाइन। अब इसे जरा कॉमन सेंस लगा के सोचना, फिर वैल्यूज देख लेंगे। ये एक कैटाइन है, ठीक है, और ये एनाइन है, ऑलमोस्ट इससे 10 गुना बड़ा, ऑलमोस्ट। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है ही नहीं। जब सरफेस एरिया ज्यादा है ही नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 से टच कर सकता है, और से ज्यादा टच ही नहीं कर सकता। तो अगर कैटाइन बहुत छोटा है और एनाइन बड़े हैं तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। अब जरा सोच के देखना, ये कैटाइन थोड़ा सा बड़े साइज का हो जाए, ये बड़े साइज का हो गया। अगर ये कैटाइन बड़े साइज का हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया इसका, और बेटा अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो ये इधर से टच हो सकता है, इधर से, और हो सकता है इधर से भी टच हो जाए। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के 3 हो गया। यानी जैसे जैसे इस कैटाइन का हम साइज बढ़ाते जाएंगे, लेट सपोज एनाइन का साइज हमने कांस्टेंट रखा और कैटाइन का साइज धीरे धीरे बढ़ाते गए। सपोज एनाइन में हमने आयोडीन ले लिया है और कैटाइन में हमने पहले कोई एक छोटा रखा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा, तो ये वाला रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जैसे ही ये रेशियो बढ़ेगा तो ये देखेंगे कि कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या पॉइंट आएगा कि ये है रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन, इट इज टर्म्ड एज रेडियस रेशियो। अगर इसकी रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.155 से कम होती है, मतलब कैटाइन बहुत ज्यादा छोटा है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स और इवन लेस देन एनाइन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है 2, और वो शेप या वो ज्योमेट्री कह सकते हैं वो निकल के आती है लीनियर। तो जब रेडियस रेशियो बहुत कम होता है तो शेप होती है लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। अगर रेडियस रेशियो 0.155 और 0.225 के बीच में होता है, यानी थोड़ा सा कैटाइन का साइज बढ़ा है, थोड़ा सा स्मॉल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 3, और शेप ऑब्वियसली प्लेन ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर कहलाती है। अगर रेडियस रेशियो एग्जैक्ट 0.225 पे आ जाए या 0.414 से थोड़ा सा कम हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 0.414 से स्लाइटली कम पे, और ये शेप कहलाती है टेट्राहेड्रल। अगर रेडियस रेशियो 0.414 एग्जैक्ट आ जाए या यहां से 0.732 तक के बीच में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऑब्वियसली 6 की शेप आप जानते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाती है। ठीक है, और अगर ये 0.732 से लेके 1 के बीच में, यानी कैटाइन और एनाइन का साइज नियरली इक्वल हो गया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और इस शेप को बॉडी सेंटर कह देते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक शेप कह दिया है। तो ये एक टेबल है जो एनसीईआरटी में नहीं है, इस समय इन्होंने ये टेबल हटा रखी है, बट ये थोड़ा अगर वैल्यूज पता हो तो एक तो न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प मिलती है और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हमसे जल्दी होते हैं। तो ये जरा ध्यान रखिएगा वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर बता दे रहा हूँ क्या क्या था। रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन, यानी साइज ऑफ कैटाइन टू द साइज ऑफ एनाइन का रेशियो है, और ये बेसिकली कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं। तो यहाँ कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। जब बच्चों दोनों के साइज में बहुत बड़ा अंतर है, जब कैटाइन बहुत छोटा है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और ऑब्वियसली उस समय ये एक से जब 2 ही जुड़े हैं तो शेप लीनियर दिखेगी। और अगर ये वाली वैल्यू 0.155 और 0.225 से थोड़ा सा कम हो, ठीक है, 0.225 एग्जैक्ट जब आ जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये जब आ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ये जब आ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये अभी याद दिला दूंगा आपको। और
इस ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। एंड लास्ट वन, अगर दोनों का साइज नियरली बराबर है, जब दोनों का साइज ऑलमोस्ट नेक टू नेक हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि कोई एक कॉर्नर मान लो, दूसरा बॉडी के सेंटर मान लो, जैसे CSCL का केस था। तो ये आखिरी के 3 के एग्जाम्पल अगर आप याद कर लें तो अच्छा है। जैसे टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल है ZNS, ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल है NaCl, और बॉडी सेंटर्ड का एग्जाम्पल है CSCl। ठीक है, तो ये मैंने इस तरफ कर दिया है कि अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये आ गया ZNS, NaCl और CSCl, ये 3 आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया कि कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट 1-2 पॉइंट और अभी एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं जब तक बाकी बच्चे नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 4 क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे कोर्स में है। ठीक है, 4 क्रिस्टल। पहला है NaCl। ठीक है, तो एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है NaCl, और ऑब्वियसली ये कंपटीशन के बैचेस के लिए हम रखते हैं, कंपटीशन में ये वाली चीजें एक्स्ट्रा कराते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी और बच्चे जब तक आ रहे हैं तब तक यही कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है NaCl। NaCl का एग्जाम्पल कोर्स में है। क्या है NaCl क्रिस्टल का मतलब? बेटा इसमें जो Cl होता है ना, एक्चुअली Cl हैज CCP लैटिस। Cl का अपना एक लैटिस होता है, Cl हैज CCP लैटिस। ठीक है, इतना बच्चों पढ़ने के बाद शायद याद आ गया हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड CCP लैटिस। CCP लैटिस क्या था? लैटिस FCC को कहते हैं, यानी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और फेस के सेंटर पे है। तो NaCl का एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, Cl has CCP lattice means Cl ions are present at corner, ठीक है, and all face center। तो Cl ion की ये पोजीशन है, all corner and face center, यहाँ Cl ion प्रेजेंट होंगे। तो अब पॉइंट आया, अगर Cl आयन यहाँ है तो Na आयन कहाँ है? ठीक है बच्चों, Na आयन कहाँ है? तो NaCl के क्रिस्टल में एक्चुअली में Na आयन प्रेजेंट होते हैं ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब अगर आपको याद हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसे कहते हैं, तो बेटा फेस का सेंटर, आई एम सॉरी, एज का सेंटर, ठीक है, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, ये 2 पोजीशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो Na की पोजीशन यहाँ है। तो ये आपको वर्ड याद रखने हैं कि NaCl का अगर हमें एग्जाम्पल डिटेल करना है तो यहाँ Cl की कौन सी पोजीशन है, ये रही Cl की पोजीशन। Na की कौन सी पोजीशन है, ये रही Na की पोजीशन। Na सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हैं, जिसे एज सेंटर और बॉडी सेंटर कहते हैं, और Cl कहाँ है? कॉर्नर और फेस सेंटर में। एक बार फिर देख लेते हैं क्या कह रहा हूं बेटा। ये रहा एक यूनिट सेल, ठीक है, और मैंने इस यूनिट सेल को ऐसे बनाया है कि अब मैं इस यूनिट सेल में हर एज का हाफ करने जा रहा हूं। ठीक है, लेट्स सपोज ये ऊपर वाली एज का ये रहा हाफ, ये रहा हाफ, और यहाँ इस एज का ये हाफ, इस एज का ये हाफ, ये सारे हाफ में जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर की एजेस के हाफ देखने हैं, इस एज का हाफ ये रहा, 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 तो ये भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब तीसरा कौन सा रह गया? स्टैंडिंग एज। इसका हाफ करना है, इसका हाफ ये रहा, इसका हाफ ये रहा, ये और ये। ठीक है, अब इनको भी अटैच करो, डन। तो ये एक क्यूब आपका तैयार हुआ। अब बेटा इस क्यूब में Cl कहाँ कहाँ है, Na कहाँ कहाँ है, अगर याद आ गया हो तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ Cl कहाँ प्रेजेंट है, Cl आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ये कॉर्नर है, यहाँ Cl है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। ठीक है, और कॉर्नर के साथ कहाँ है? ठीक है, कॉर्नर के साथ कहाँ है? फेस के सेंटर पर। अगला, ठीक है, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे ये रहे Cl आयन।
ठीक है, सारे कॉर्नर थे और ये रहे फेस के सेंटर, ठीक है, और ये रहे दिस, ठीक है, ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर, ऐसे ये रहा फेस सेंटर, ये पीछे का फेस सेंटर, आगे का फेस सेंटर, तो ये रहा Cl आयन की पोजीशन। अब बच्चों बात करनी है Na आयन कहाँ है, ठीक है, Na आयन बॉडी के सेंटर पे होगा और एज के सेंटर पे होगा। ये रहा एज सेंटर, ये रहा Na, ये रहा एज सेंटर। तो ये जितने भी एज के ये कटिंग हमने दिखाए थे, ये सारे एज सेंटर थे, तो ये एज सेंटर पे Na है, ठीक है, ये एज सेंटर पे Na है। होपफुली 12 आएंगे ये, ठीक है, और एक Na आपका यहाँ बॉडी के बीच में होगा, तो ये NaCl का बेसिकली क्रिस्टल होता है। ये येलो वाले Na है, ब्लू वाले Cl है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें Cl आयन प्रेजेंट हैं एट FCC या CCP पोजीशन, और Na आयन प्रेजेंट हैं ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Na आयन की पोजीशन होती है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कंडीशन NaCl का होता है। और यूजुअली जैसे एक एज लेंथ का क्वेश्चन अधिकतर बच्चे पूछते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देख लेना कि इसकी एक एज लेंथ में क्या है। ये रही एक एज लेंथ, तो आपको अगर दिख गया हो, ये रहा Na, ये रहा Cl, ये रहा Cl, तो एक एज लेंथ में क्या आया है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, एक एज लेंथ में बीच में Na था इधर और इधर Cl था, ये था, तो यहाँ Na का रेडियस है, ये Cl का रेडियस है, और इसका डबल है एज लेंथ। तो रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन का डबल, ये है आपकी एज लेंथ। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, एज लेंथ का जो फॉर्मूला बताया जाए या पूछा जाए, ए एज लेंथ NaCl के केस में इस फॉर्मूले से करना होगा, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एनाइन एनाइन कॉन्टेक्ट, एनाइन कैटाइन कॉन्टेक्ट, बट ऑब्वियसली बात है अलग से ही देखेंगे उसे भी। चलिए, आई होप सो बच्चे आ गए हैं, तो आज की पढ़ाई स्टार्ट की जाए। अभी भी कम बच्चे लग रहे हैं, ओके। दिस वन इज आर्यन, कार्तिक एंड आयुष, जयंत, सात्विक, वेदई, आर्यन पांडे, ईशांत, आदित्य, पारखी, दिव्यांश, कशिश एंड संजना, आदित्य शर्मा एंड जानवी। अभी भी बहुत कम बच्चे हैं, चलिए हार्डली मैटर। देखो बेटा, हम अपनी पढ़ाई पे लौट के आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था डिफेक्ट, ओके। डिफेक्ट हम पढ़ रहे थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डिफेक्ट किसे कहते हैं? एनी रैंडम और इररेगुलरिटी डिसऑर्डर दैट इज नोन एज डिफेक्ट। तो ऑर्डर्ड पैटर्न को कहीं पे भी जब डिसऑर्डर्ड देखा जाता है या ऑर्डर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता, तो उस चीज को हम कह देते हैं डिफेक्ट। बेसिकली डिफेक्ट दो तरह के हैं, वन इज लाइन डिफेक्ट एंड वन इज पॉइंट डिफेक्ट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइन डिफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट एरे या थ्रू आउट द क्रिस्टल डिफेक्ट परसिस, और पॉइंट डिफेक्ट का बेसिकली मतलब होता है सम एटम और मॉलिक्यूल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर पोजीशन, वो अपनी जगह पे नहीं है। तो हमें पॉइंट डिफेक्ट पे ही ज्यादा फोकस करना है, हमारे कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट है, ठीक है बेटा। ओके, इसको एक बारी एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ देखिए एनसीईआरटी में ये पहली हेडिंग दे रखी है, दैट इज इनपरफेक्शन इन सॉलिड। ये उन्होंने डेफिनेशंस दे रखी हैं। Although crystalline solid has a short range as well as long range of order, that is arrangement of constituent particles, yet the crystals are not perfect. Usually a solid consists of an aggregate of large number of small crystals. These small crystals have defect in them. This happens when crystallization process occurs. तो ये आपको मैंने कल जब पढ़ाया होगा तो जरूर बताया होगा कि ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जब भी होगा तो ये डिफेक्ट आएंगे।
क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अकर, चाहे ये कितना स्लो रेट में हो चाहे फास्ट रेट में हो, हमेशा डिफेक्ट आता है, एक्सट्रीमली स्लो आए तब भी। इवन दीज क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, दे आर टू डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, irregularities or deviation from ideal behavior through or around a point, ठीक है, और whereas line defect throughout the crystal, line defect का एक और नाम रख दिया है crystal defect, इन्हें crystal defect भी कहते हैं। डिफेक्ट हमारे तीन तरह के हैं, पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के हैं, एक सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक इम्प्योरिटी। तो हमें ये तीन पढ़ने हैं, सोशियोमेट्रिक, नॉन सोशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। तो पॉइंट डिफेक्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोशियोमेट्री का मतलब होता है वैलेंसी रूल फॉलो होना। एक मिनट रुकना है, एक ओके, ओहो, एक मिनट रुकना बच्चों, मैं इसको 1 मिनट बाद कंटिन्यू करता है। चलिए कोई बात नहीं, ओके। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है, फ्रॉम सॉल्यूशन, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन अगर बहुत फास्ट रेट से करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एटम्स का अरेंजमेंट गलत हो सकता है, फॉल्टी आ सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। अब हमें पढ़ने हैं डिफेक्ट। वन इज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन है, क्या है, दैट आर डेविएशन फ्रॉम अराउंड सम पॉइंट्स और एटम, ठीक है। लाइन डिफेक्ट थ्रू आउट द एरे ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, ठीक है, थ्रू आउट द क्रिस्टल, ओके। पूरे पूरे रोज में जब डिफेक्ट होगा तो ये उसमें आ जाएगा, ठीक है, फॉलोड बाय ये, जैसे आपको पॉइंट डिफेक्ट और ये लाइन डिफेक्ट, इनके डिफरेंस दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट में एक या दो एटम गायब हो गए हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट क्या है कि यहाँ अरेंजमेंट में कुछ एटम्स में गड़बड़ दिख रही है, ये पूरी लाइन ही गायब हो गई है। तो अगर पूरी लाइन गायब हो जाएगी तो वो जो डिफेक्ट आएगा दैट इज टर्म्ड एज लाइन डिफेक्ट, ठीक है बेटा। तो आ रहा होगा काफी कुछ, अब यार इतना ही देख लो आज, ठीक है, फॉलोड बाय, ठीक। नेक्स्ट, अब हमें पॉइंट डिफेक्ट, अगर आपको याद आ गया हो कि पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ने, लाइन तो पढ़ने नहीं, उसे छोड़ो। पॉइंट डिफेक्ट में कौन कौन से तीन थे, एक सोशियोमेट्रिक था, एक नॉन सोशियोमेट्रिक है और एक इम्प्योरिटी है। और लाइन डिफेक्ट बिल्कुल मत पढ़ना, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, स्क्रू डिस्लोकेशन है और एज डिस्लोकेशन है, ये कोर्स में नहीं है, इसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आप इन तीन पे ज्यादा फोकस करेंगे। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये दो तरह के होते हैं, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल का मतलब आप जानते हैं, कुछ चला जाए वैकेंसी हो गया और कुछ बीच में आ गया इंटरस्टिशियल। नॉन स्टोशियोमेट्री अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और अभी ये वैकेंसी और ये भी डिटेल कर रहे हैं। और इम्प्योरिटी भी दो तरह के हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और ये इंटरस्टिशियल, ठीक है। चलिए पहले हम जो पढ़ना है उसको देखते हैं। ये रहा वैकेंसी डिफेक्ट। क्या डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपको कि कुछ बीच से गायब है तो वो वैकेंसी है, और अगर ये चार्ज वाला केस है, कैटाइन एनाइन का केस है, तो यही कहलाता है शॉटकी डिफेक्ट। और जनरली ये NaCl KCl यानी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 8 है उनके लिए है। तो याद रखिएगा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 8 है उनके लिए है। इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन अपनी जगह से हट जाते हैं, ठीक है। इससे डेंसिटी कम हो जाती है क्रिस्टल की। शॉटकी डिफेक्ट जब आएगा तो डेंसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई कैटाइन एनाइन अपनी जगह छोड़ के बीच में आ जाए, जिसको आप फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं इन जनरल, आयनिक के केस में फ्रैंकल, और इन जनरल उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। और जनरली ये तभी हो सकता है जब एक आयन बहुत छोटा हो दूसरे के मुकाबले, तो जब दोनों आयन के साइज में अंतर हो तभी होगा, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हट के कहीं बीच में चला जाएगा, इंटरस्टिशियल जगह पे ये चला जाएगा, इसलिए डेंसिटी चेंज नहीं हुई। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, ये कैटाइन हटा और यहाँ बीच में आ गया,
तो एक अपनी जगह, ये इसकी जगह ओरिजिनल थी और ये यहाँ से यहाँ आया है, तो ये डिफेक्ट आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है। ये AgCl, AgBr, AgI में आएगा, इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह देते हैं। और बेसिकली कैटाइन छोटे होते हैं तो कैटाइन का मूवमेंट हम दिखाते हैं। ये सब ज्यादा होता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या उससे कम हो, जैसे जिंक में 4 है, सिल्वर में 4 है, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए। बोलो बेटा, क्लियर है? ठीक है। अरे ये तो आगे आ गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सॉरी। ये रहा NaCl का एग्जाम्पल, ठीक है। ये इम्प्योरिटी आ गया, ये आगे के है, सॉरी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी में जैसे इसके बाद इम्प्योरिटी है तो वहाँ इम्प्योरिटी डिफेक्ट दिखाया गया। चलिए बेटा, पहली हेडिंग दैट इज डिफेक्ट इन स्टोइचियोमेट्रिक सॉलिड, वो सबको क्लियर है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्लियर है डिफेक्ट की डेफिनेशन, पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन, पॉइंट डिफेक्ट के बाद वैकेंसी की डेफिनेशन, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की डेफिनेशन, और शॉर्टकी और फ्रैंकल, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकी और फ्रैंकल तो क्लियर होना ही होना चाहिए। डन। नेक्स्ट, अगली हेडिंग का नाम है दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्योरिटी का क्या मतलब है? कुछ ना कुछ बाहर से उठा के मिला दिया गया, दैट इज इम्प्योरिटी। इसमें न्यूमेरिकल आता है बेसिकली, तो आप उस न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ क्या लिखा है। ये है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का एक छोटा सा पैराग्राफ, ठीक है। ये रहा पैराग्राफ बेटा कि if molten NaCl containing little amount of SrCl2 is crystallized, some of the Na ions are occupied by Sr ions, ठीक है। तो ये कैटाइनिक वैकेंसी बन जाती है। तो ये ही डिफेक्ट आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाते हैं। इतना ही एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ दे रखा है, यहां से लेके यहां तक बस। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है कि अगर हमने ये क्रिस्टल लिया है NaCl का, ये NaCl ऐसे मौजूद है और इस क्रिस्टल को हमने क्रिस्टलाइज यानी लिक्विफाइड फॉर्म में लिया है। अब हमने इसमें बाहर से डोपिंग कर दी, इम्प्योरिटी मिला दी SrCl2 की। Sr आयन के साथ इसे मिला के मोल्टन स्टेट में मिलाने के बाद फिर क्रिस्टलाइज किया। जब ये Sr आयन इसके अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे Sr आयन आने की वजह से बेटा, इसके आने की वजह से वॉइड्स आ जाएंगे, कुछ खाली जगह आ जाएंगी। ये अब आपको समझना है, ये वॉइड्स आ जाएंगे और इस पर न्यूमेरिकल हमारे कोर्स में है, हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है। बेटा एक सेकेंड है, दिस वन इज द आंसर। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, if NaCl is doped with 10 की पावर -3 mole% of SrCl2, what is the concentration of cationic vacancy? तो ये जो 25th क्वेश्चन है, यही हमारा यहाँ का क्वेश्चन है बेसिकली, या ये कहें इसी क्वेश्चन के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन दिख गया तो सही है, नहीं दिखा हो तो अब मैं समझा रहा हूँ, उसे समझो आप बच्चों। पहला पॉइंट, क्वेश्चन बाद में देखना, पहले समझो। अगर हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है या Na मौजूद है वहां, ठीक है, और बाहर से Sr आयन डोप किए जा रहे हैं। Na का क्रिस्टल था और Sr आयन बाहर से आ रहे हैं, वैलेंसी अलग अलग है। क्या वैलेंसी की वजह से आपको ये समझ में आता है कि दो Na आयन एक Sr आयन के इक्विवेलेंट है? विद रिस्पेक्ट टू चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज। तो अगर हम Sr आयन को अंदर लाएंगे तो +2 चार्ज अंदर आएगा और +2 चार्ज अंदर आएगा और चार्ज बढ़ जाएगा, तो +2 ही कम करना पड़ेगा। तो Na कितने हटाने पड़ेंगे? 2 हटाने पड़ेंगे। एक Sr को अंदर लाने के लिए 2 Na को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आना जरूरी है, और जो भी इस टेक्निक से मेरे क्वेश्चन करेगा उससे हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होना ही होना है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर हम
एक एसआर आयन अंदर ला रहे हैं तो हमें 2 Na आयन गायब करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एसआर आयन 2 Na आयन के इक्विवेलेंट है। क्लियर, समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट ये है कि ये Na हट गया, ये Na हट गया, ये जो भी क्रिस्टल था उसमें ये Na हट गया और ये Sr आ गया। ठीक है, ये Sr आ गया और ये क्या हो गया? ये तो खाली रह गया, तो ये क्या आ गया? वॉइड आ गया। बोलो, आ रहा है समझ में? बेटा 1 मिनट श्रेया समझा लूं, फिर पूछूंगा आपसे। रुकिए, स्टार्टिंग से बताते हैं। बेटा हम ये कह रहे हैं कि हमने एक क्रिस्टल लिया या एक कंपाउंड लिया NaCl, और उस NaCl में Sr आयन बाहर से मिला दिए हैं, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में थे। अब हमने उसे क्रिस्टलाइज किया, जमाया, तो वो जो NaCl का क्रिस्टल बनना था उसमें Sr आ गया। जब Sr आया, क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही रहेगा, तो उसका जो एक यूनिट सेल आएगा वो तो न्यूट्रल ही आएगा। तो ये देखा उसमें वॉइड आने लगे। कितने वॉइड आने लगे ये पढ़ना है। तो हमने ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, Sr पे चार्ज है +2, Na पे चार्ज है 1। चार्जेस को बैलेंस रखना होता है, तो एक Sr अगर क्रिस्टल के अंदर एंट्री करेगा तो गारंटेड या तो कहीं से आप 2 माइनस चार्ज बढ़ा दीजिए, या फिर सिंपल बात, एक Sr अगर आएगा तो 2 Na हटेंगे, जिससे कि चार्जेस बैलेंस रहे। तो एक Sr अंदर आया, 2 Na चले गए। ये एक Sr अंदर आया, 2 Na चले गए। ये 2 Na चले गए वाली जगह थी, यानी 2 जगह वैकेंट हुई। तो ये जो एक Sr आया वो एक ही जगह जाके तो बैठेगा। भैया 2 कुर्सियां खाली हो गई तो Sr दोनों पे थोड़ी बैठेगा, Sr एक पे बैठ गया। तो Sr आयन एक पे बैठ गया तो एक जगह अभी भी खाली है, और जो जगह अभी खाली है वो वॉइड है। अब तीसरा पॉइंट देखें, नंबर ऑफ Sr आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉइड। आ गया समझ में? जितने Sr आयन आए हैं गारंटेड उतने ही वॉइड आए। आ रहा है समझ में आपको? भैया ये Sr आया, ये वॉइड आया, एक Sr एक वॉइड, इसका मतलब जितने Sr आयन आएंगे उतने ही वॉइड आएंगे। अब समझ में आना चाहिए आप लोगों को स्टार्टिंग से, ठीक है, वेरी गुड। और मैं इसको ना न्यूमेरिकल से ही बताता हूँ, जो हमारे कोर्स में न्यूमेरिकल है उसी से बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन है, इफ NaCl is doped with 10 की पावर -3 mole% of SrCl2, what is the concentration of cationic vacancy? कैटाइनिक वैकेंसी बतानी है। सोल्यूशन देखिए कैसे करना है बच्चों। ये कहा गया है NaCl डोप्ड विद 10 की पावर -3 मोल% ऑफ SrCl, ये कहा गया। परसेंटेज का मतलब तो सभी जानते हो, 100 में। तो अगर मैं ये कह रहा हूं 100 NaCl के मॉलिक्यूल्स थे, तो 100 NaCl के मॉलिक्यूल्स में Sr कितने ऐड किए हैं? 10 की पावर -3, ठीक है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने ऐड किए हैं? 10 की पावर -5, ठीक है। तो पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी को मिलाना, और परसेंटेज होती है 100 में, और वैल्यूज या यूनिटरी अप्रोच होती है 1 से। तो 100 मॉलिक्यूल में आपने इतने ऐड किए हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल जो NaCl का होगा उसमें आप ऐड कर रहे होंगे 10 की पावर -5 SrCl2, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद ये आप दोबारा चाहे लिख के समझ लीजिए कि एक Sr आयन 2 Na आयन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट है, मतलब चार्जेस के रेस्पेक्ट में बराबर है। इसलिए ये 2 Na आयन हट गए, एक Sr आयन आ गया, एक वॉइड आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ Sr आयन is equal to number of void। और इस क्वेश्चन में Sr आयन कितने ऐड किए? 10 की पावर -5, ये है 10 की पावर -5। Therefore number of void is equal to 10 की पावर -5।
लेकिन ये तो मॉलिक्यूल में हुआ है, हमें मोल में देखना है। मॉलिक्यूल से मोल में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, और जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर नियरली 6.022 आएगा इनटू इतने कैटाइनिक वॉइड या कैटाइनिक वैकेंसी। बोलो बच्चों, आया समझ में कैसे किया है? ऑब्वियसली एक बार में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 यही क्वेश्चन 3-4 बारी कर रहा हूँ मैं अलग अलग एग्जाम्पल से, वैल्यूज चेंज करके, तो आ जाएगा। ठीक है, और वेरी गुड, 1-2 बच्चों को अभी भी समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, लिख लीजिए 10 की पावर -3%, ठीक है, 10 की पावर -3% CaCl2 doped in NaCl crystal give cationic void। बताइए, ऑब्वियसली मैंने सेम रखा है, पहला क्वेश्चन है इसलिए, गिव कैटाइनिक वॉइड। ठीक है, ओके, सेम, वेरी गुड, बिल्कुल सेम आंसर है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आपका आंसर वही आया है क्योंकि क्वेश्चन में चेंज नहीं है। अब मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, जिनके नहीं समझ में आया अभी पूछ लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, जरा बताना, यहाँ AlCl3 लिखा है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन, अब करके दिखाइए कि 10 की पावर -3% AlCl3 is doped in NaCl crystal, give cationic void। AlCl3 मिलाया गया है, अब बताइए बच्चों कैटाइनिक वॉइड। अब पता लगेगा किसे समझ में आएगा। हाँ बेटा, आप बताओ। आयुष बताओ भैया, कार्तिक, आर्यन, जयंत, विदयी, ईशान, आर्यन पांडे, दिव्यांश। एक बच्चे का आंसर आया ट्वाइस इनटू एवोगैड्रो नंबर, पारखी। वेरी गुड बेटा, ठीक है, एक बारी मैं बता देता हूँ बेटा, बिल्कुल सही शायद इन्होंने कहा है। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है, सोडियम पे +1 होता है, तो एक एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट होगा 3 सोडियम के, है ना। और जब 3 सोडियम हटेंगे, एल्यूमिनियम 1 पे आएगा, तो 2 वॉइड आएंगे, तो जितने एल्यूमिनियम आएंगे उससे दुगने वॉइड आएंगे। तो एल्यूमिनियम कितने आ रहे हैं? ऑब्वियसली 10 की पावर -3% है, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 10 की पावर -5 एल्यूमिनियम आ रहे हैं, और 10 की पावर -5 एल्यूमिनियम आ रहे हैं तो 2 इंटू 10 की पावर -5 वॉइड आ गए। और अगर 2 इंटू 10 की पावर -5 वॉइड आ रहे हैं पर मॉलिक्यूल, तो पर मोल में जब आप इसे चेंज करेंगे बेटा, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है बेटा, तो ऑब्वियसली जिसने भी ट्वाइस एवोगैड्रो नंबर कहा था, मैं समझ रहा हूँ वो कहना यही चाहते होंगे, दैट इज ट्वाइस इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 10 की पावर -5। आई होप सो क्लियर। बोलो बच्चों, आ गया समझ में? गुड, और टफ करें इसी को, बताओ बच्चों, और टफ करें। चलो एक और करके दिखाइए आप।
10 की पावर -3% AlCl3 डोप्ड इन SrCl2 क्रिस्टल। अगर ये तुमने कर लिया तो इसका मतलब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। गिव कैटाइनिक वैकेंसी पर मोल करिए। 10 की पावर -3% AlCl3 डोप्ड इन SrCl2 क्रिस्टल। अब करके दिखाओ तो जाने। अब बताइए आंसर। वेरी गुड बेटा, गलत लग रहा है। अरे यार, कई कई बच्चों के नाम की लिस्ट आई थी कुछ। चलो अब मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन ठीक है, जिन जिन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था कुछ ऐसे थे। कुछ बच्चों का ऐसे पता लगा रजिस्ट्रेशन तो हुआ है लेकिन आगे फीस नहीं जमा हुई है, ठीक है। तो बेटा जिसका रजिस्ट्रेशन फीस का है सिस्टम, प्लीज इस वीक में कर दीजिएगा। टुडे इज मंडे, इस सैटरडे तक आप कर दीजिएगा और इस सैटरडे तक होपफुली एप्लीकेशन तो कल ही परसों लॉन्च हो जाएगी। फिर आपका वो हम एप्लीकेशन में शिफ्ट उन्हीं बच्चों को कर देंगे जिनकी फीस की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई, ठीक है। और जिनकी जस्ट ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल चल रहा है, ठीक है। बेटा आंसर आदित्य गलत लग रहा है मुझे तुम्हारा ये। गलत है बेटा, करो। आर्यन वर्मा गलत है आंसर। एक बार चेक करिएगा, मुझे लग रहा है इसका आंसर ये होगा 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻80, ठीक है। अब आप चेक करो कि आप इससे सेटिस्फाई हैं या नहीं। ठीक है, चलिए इतने को करके लाइएगा, नेक्स्ट टर्न पे हम इसे डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, सही है बेटा विजय। सर समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा, बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है, ये समझ देखिए, में नहीं आ आपने रहा है। तीनों पॉइंट लगाएंगे तभी आएगा। पहला पॉइंट, यहाँ एल्यूमिनियम और एसआर में क्या रिलेशन है। एल्यूमिनियम के 2, एसआर के 3, तभी तो चार्ज 6 बराबर आएगा। और 3 एसआर अगर हटेंगे, ये 3 एसआर अगर हटेंगे तो 2 में एल्यूमिनियम आएगा। और मैंने कहा था ना, ऐसे लिख के करोगे कभी गलती नहीं होगी। और अगर जब 3 एसआर हटके 2 एल्यूमिनियम आए, तो जब 2 एल्यूमिनियम आए तो 1 वॉइड आया, यानी जितने एल्यूमिनियम आ रहे हैं उससे आधे वॉइड आ रहे हैं। एल्यूमिनियम कितने ऐड हुए हैं, 10 की पावर -5, ये एल्यूमिनियम आए हैं, तो वॉइड कितने आएंगे, इसके आधे आएंगे। और इसे मोल में चेंज करेंगे और इसे मोल में चेंज करेंगे तो ये आ गया। आया समझ में? इसीलिए मैंने कहा था जल्दबाजी में मत करिएगा, पहले आप देख लीजिएगा दोनों आयंस में क्या रिलेशन है, फिर कितने हटके कितने आ रहे हैं, फिर ये इतने आए, वॉइड कितने। अब आया समझ में? अब आ गया? यस सर। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय सर नमस्ते। थैंक यू सर। यू आर वेलकम बच्चे।